Hey guys, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो? This is शैलेंद्र पांडे welcoming all of you to your wonderful platform आईसीएससी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का माइंड मैप के ताबड़तोड़ सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, मैं हर सेशन के पहले आपको ये बात याद दिलाता हूं कि माइंड मैप सेशन का एम ये है कि एक बार आप लोग चैप्टर को अपने लेवल पे पढ़ करके आइए। अगले 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट के अंदर में इस चैप्टर को थॉरोली मेरे साथ रिवाइज करिए। लेकिन इसमें ज्यादा मजा आपको तभी आएगा जब आप लोग एक बार चैप्टर का जो बेसिक है हल्का सा, वो अगर आपके दिमाग में होगा तो इस माइंड मैप सेशन के थ्रू रिवीजन करना आपके लिए बेहद और बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है साउंड, राइट। आज की इस सेशन में पहले हम लोग साउंड वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम्स में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, ये सारी चीजें, रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी तक बेटा अगर आप लोगों ने ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको अभी आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ओपन करना, ऐप के जाकर के उसमें सर्च करना फिजिक्स बाय शैलेंद्र सर, आपको इस तरीके का एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीजें मिलने वाली हैं, आपके अपने सिलेबस से रिलेटेड, आपके अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, राइट। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बेटा साउंड वेव से। सर साउंड वेव क्या होता है? साउंड वेव एक तरीके का लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। जब साउंड प्रोपगेट करता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई वहां साउंड वेव जनरेट हो रहा है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की वजह से ही जनरेट होता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है वहां पे साउंड वेव क्रिएट होता है। वी हियर साउंड बिकॉज दिस एनर्जी स्टिमुलेट्स द ऑडिटरी नर्व्स इन द ह्यूमन ईयर। हम लोग के कानों में जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, उनको जब कोई भी एनर्जी स्टिमुलेट करती है तो आपको साउंड सुनाई पड़ रहा होता है। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो बेटा उसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, जो हम लोग सुन नहीं पाते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसको इंफ्रासाउंड कहा जाता है, वो भी हम लोग सुन नहीं पाते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है, ऐसे कोई भी ऐसी चीज प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो। अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने का मतलब उसका साइज बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंफ्रासाउंड का या इंफ्रासोनिक साउंड का, तो इंफ्रासोनिक मतलब कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा जानवर इसको प्रोड्यूस कर सकता है जो कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकता है। जैसे राइनोसोरॉसस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, है ना, या अर्थक्वेक के दौरान जो साउंड क्रिएट होता है वो हमारा इंफ्रासोनिक साउंड होता है। यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा। अगर कोई भी वेव है तो उस वेव का सबसे पहली चीज होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी एक डायरेक्शन में उसका जो पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल जितना ज्यादा जा सकता है उसी को बेटा एम्पलीट्यूड कहा जाता है। सो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के किसी भी एक तरफ जितना मैक्सिमम पार्टिकल जा सके वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वही टाइम पीरियड है, या फिर एक वेव प्रोड्यूस होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। अगला टर्म हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड भी हम लोग लिख सकते हैं। वेवलेंथ क्या है? किसी भी एक वेव की जो लेंथ होती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। अगर बात ट्रांसवर्स वेव की हो रही है तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बेटा हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, या फिर दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी वेवलेंथ कहा जाता है। देखो, नीचे वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस या फिर किसी भी एक वेव का जो लेंथ होता है उसी को बेटा वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको लैम्डा से हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। फिर कह रहे हैं सर वेव वेलोसिटी क्या है? वेव वेलोसिटी का मतलब भाई वेव की वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज वेव वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। और एक रिलेशन भी होता है वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का, दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यानी वेव की जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, किसी भी वेव के लिए ये रिलेशन बेटा वैलिड होता है। अब टाइप्स ऑफ वेव में सबसे बेसिक टाइप होते हैं इसके मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। कोई भी ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और कोई भी ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। जैसे कि साउंड आपका मैकेनिकल वेव है, लेकिन लाइट जो है बेटा वो नॉन मैकेनिकल वेव होता है।
ट्रांसवर्स वेव, कोई भी ऐसा वेव जिसमें अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो, मीडियम के पार्टिकल्स वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो या जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो, ऐसी वेव को बेटा ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यानी कि वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, जैसे लाइट आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगला टाइप हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कि अगर कोई भी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और मीडियम के पार्टिकल भी एक्स डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इस तरह के वेव को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जैसे साउंड आपका जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। फिर अगला चीज आता है स्पीड ऑफ साउंड क्या है सर। देखो बेटा, स्पीड ऑफ साउंड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बात, साउंड आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में प्रोपगेट कर सकता है। और सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वहां पर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, जिसको बाद में कहा गया कि भाई इसको मैं v इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो लिख सकता हूं। ये बात न्यूटन साहब ने कहा। एक्चुअली न्यूटन ने ये बोला कि जब भी साउंड ट्रेवल करता है भाई तो मीडियम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, और मीडियम का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इस तरह के प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। और उन्होंने कहा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां पर हो जाना चाहिए, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो जाना चाहिए। और बेटा आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो प्रेशर के बराबर होती है। ये चीज, इस चीज का डेरिवेशन आप लोग जब क्लास 11th में आएंगे तो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, राइट। इसके बाद आगे बढ़ोगे, कुछ समय के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने बताया कि भैया न्यूटन साहब ने थोड़ा सा जो है कुछ चीजें न्यूटन साहब मिस कर गए या गलत कर गए हैं, तो इन्होंने, लाप्लास ने करेक्शन किया न्यूटन के फॉर्मूले को, राइट। और इन्होंने ये बताया कि भैया जब साउंड ट्रेवल करता है तो ये मीडियम आइसोथर्मल नहीं होता, मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता, ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं होता है। उसने कहा जब भी साउंड ट्रेवल करता है बेटा, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ना पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। जब पार्टिकल्स पास में आते हैं तो कंप्रेशन होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है और एक हीट जनरेट होती है। जब वो दूर जाते हैं पार्टिकल्स तो प्रेशर कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, और जो हीट जनरेट हुई थी वो हीट जो है वो रिलीज हो जाता है। तो उसने बताया, लाप्लास ने, कि जब भी साउंड प्रोपगेट करता है तो इस साउंड का प्रोपगेशन इतना फास्ट होता है कि कंप्रेशन में जो हीट जनरेट हुई और रेयर फ्रैक्शन में जो हीट रिलीज होने वाली है, इसके एक्सचेंज होने का बिल्कुल भी सराउंडिंग के साथ समय नहीं मिल पाता है। उसने कहा देयर इज नो हीट एक्सचेंज, यानी कि उनके हिसाब से ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस मस्ट बी एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। तो लाप्लास ने कहा भाई साहब ये जो प्रोसेस है साउंड का प्रोपगेशन, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस होने का मतलब स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर गामा टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी होना चाहिए, जहां पर गामा, उसने कहा कि भैया गामा जो है वो सीपी और सीवी का रेशियो होता है। ये भी बेटा 11th में आप लोग पढ़ोगे। एयर के लिए आप मान लो गामा की वैल्यू 1.4 होती है, ये सीधा सीधा कांस्टेंट है आपके लिए, कि आप अभी क्लास 10th के लेवल पे मान लो कि भैया एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। हालांकि अलग अलग गैसेस के लिए बेटा मैं आपको अब बता रहा हूं कि गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। नाइट्रोजन के लिए अलग होगी, लेकिन अगर हम लोग हीलियम की बात करेंगे तो उसके लिए अलग होगी। और एयर में तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, आपको भी पता है, बट एयर मोस्टली डाई एटॉमिक होता है, क्योंकि एयर में 78% कहा जाता है नाइट्रोजन है, 21% बोलते हैं ऑक्सीजन है, यानी कि 99% अगर एयर में देखो तो डाई एटॉमिक गैसेस हैं, जिसको N2 या O2 लिखा जाता है। इसका मतलब एयर को डाई एटॉमिक ही मान करके कर दिया गया। तो एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.4 सीधे सीधे बोल दिया। बाकी इस गामा के बारे में और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग क्लास 11th में आएंगे, और वहां पर आपको काफी ज्यादा डेप्थ में ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आप में से जिन बच्चों का इंटरेस्ट हो कि नहीं सर मैं अभी से ही करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, बेटा उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, अपने फिजिक्स वाला का ही एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एनसीईआरटी वाला। इस एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइएगा और इसमें एक प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, पेस सीरीज के नाम से एक सीरीज आई थी। इस पेस सीरीज में मैंने क्लास 11th के सारे वन शॉट लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं। क्लास 11th के सारे चैप्टर्स वन शॉट में पढ़ा रखे हैं। वहां पर आप जाकर के जब देखोगे ना, वेव्स वाला चैप्टर आप वहां पे जाकर के सर्च करना, वेव्स वाले चैप्टर में सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी और बहुत ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा, तो आपको भी फील आ जाएगा अगर आपका मन है तो।
इसके बाद आता है सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल सा है बेटा, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है कि भैया लाइट आया सरफेस से टकरा कर वापस चला गया, बिल्कुल इसी तरीके से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है कि साउंड आया टकरा करके वापस चला गया। इसी फेनोमेना को बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसका यूज बहुत जगह पर होता है ना। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस आप इसके कर सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे लाइट के होते हैं बेटा, बिल्कुल वैसे ही साउंड के लिए भी है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, यही दो लॉज होते हैं बेटा, जैसे लाइट में बिल्कुल वैसे ही यहां पर। अब बात आया सर इको। देखो इसी फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही बेस्ड एक फेनोमेना है जो कि इको है। इको का मतलब जब आप किसी पहाड़ी पर जाकर के कोई चीज चिल्लाते हैं, कोई नाम चिल्लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो आवाज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर पहाड़ी से वापस आती है और आपको बार बार सुनाई पड़ती है। इसी फेनोमेना को बेटा इको कहा जाता है। इको का देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टिकल सच एज अ क्लिफ, हिल साइड और वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, एज ऑफ अ फॉरेस्ट एक्सेट्रा आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड इको। जैसे मैंने एक बार मान लो वहां पर कहीं पर मैं गया और वहां पर जाकर के मैंने एक बार चिल्लाया, जैसे मैंने चिल्लाया डुग्गू, एक बार मैंने बोला, राइट, बट उधर से भी आवाज आ रही है डुग्गू डुग्गू डुग्गू। मैंने एक बार डुग्गू बोल करके मैं बंद हो गया, राइट, उसके बाद जो मुझे रिफ्लेक्टेड साउंड बार बार सुनाई पड़ रहा है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का नाम होता है इको, राइट, इसी को इको बोलते हैं। फिर अगली चीज आ गई सर कंडीशन ऑफ हियरिंग। इको क्या होता है? इको सुनने के लिए सर कंडीशन क्या है? देखो बेटा हमारे जो कान होते हैं इसमें कोई भी दो साउंड के बीच में मिनिमम 0.1 सेकेंड का टाइम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज हम लोग नहीं सुन पाएंगे। इसको परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं, यानी कोई भी दो साउंड्स के बीच में 0.1 सेकेंड का टाइम होना चाहिए। यानी कि अगर साउंड ट्रेवल करते हुए गया है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया है तो साउंड के जाने में, साउंड के वापस आने में मिनिमम समय कितना लगना चाहिए? 0.1 सेकंड के बराबर। और बेटा साउंड की जो स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकंड हम लोग मान के चल रहे हैं। तो अगर साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे आप मान सकते हो, अगर 340 उसका स्पीड है तो देखो सीधी सी बात क्या है कि भैया साउंड को 240 की स्पीड से ट्रेवल करके जाना है, सॉरी 340 की स्पीड से ट्रेवल करके जाना है, जाना भी है आना भी है, यानी टोटल डिस्टेंस उसको 2d के बराबर चलना है। इतना होने में जो समय लगना चाहिए बेटा वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए, यानी 340 मस्ट बी इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई 0.1। तो बेटा यहां से अगर तुम d की वैल्यू निकालोगे तो 17 मीटर निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब अगर तुम्हें इको सुनना है तो इको सुनने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिनिमम 17 मीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए। इससे ज्यादा भी हो तो बेटर है, लेकिन अगर इससे कम डिस्टेंस होगा तो बेटा इको सुनाई नहीं पड़ता है। यही चीज यहां लिखा है कि भैया टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 2d के बराबर चलना है, स्पीड v के बराबर, जिसको 340 लिया गया है बाद में। इसी को सॉल्व करके देखो बेटा डिस्टेंस आई 17 मीटर के बराबर। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको इको सुनना है तो बेटा इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर, यानी 17 मीटर के बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए। अब यहां पर यही कंडीशंस बता रहे हैं। सबसे पहला, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टर मस्ट बी 17 मीटर। दूसरा है साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, यानी कि साउंड की वेवलेंथ के कंपैरिजन में जो रिफ्लेक्टर है वो रिफ्लेक्टर सरफेस का जो साइज है वो काफी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी सच दैट रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द ईयर्स इज sufficiently intense to be audible। कहने का मतलब कि जो ओरिजिनल साउंड है उसकी इंटेंसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड हमारे पास आए उसमें भी कुछ एनर्जी हो ताकि वो हमें सुनाई पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि हम पहाड़ पे गए, हमने धीमे से बोला डुग्गू, अब आवाज चली तो गई, रिफ्लेक्ट होकर के भी आई होगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसमें एनर्जी इतनी कम है कि हमें सुनाई नहीं पड़ा, हमें समझ में नहीं आया, राइट। तो ये वाला मतलब है कि मिनिमम एनर्जी उसमें इतनी होनी चाहिए। फिर बात आई इसी तरीके का एक फेनोमेना है बेटा जिसको रिवर्बरेशन कहते हैं। देखो इको के केस में क्या होता है कि हमने कोई चीज बोली, सामने से वो चीज रिफ्लेक्ट होकर के आई, 2 बार 3 बार हमें सुनाई पड़ा, इसको इको बोलते हैं। रिवर्बरेशन किसी बड़े से ऑडिटोरियम में आपने सुना होगा जहां पर आपने कोई चीज बोला, वो आवाज अब सामने से भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ऊपर से भी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है,
नीचे से भी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, साइड वॉल से भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, हर तरफ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, तो वो ओवरऑल एक गूंज के रूप में आपको सुनाई पड़ती है। उसी को बेटा हम लोग रिवर्बरेशन के नाम से जानते हैं। द साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in the persistence of the sound is called reverberation. यानी कि जब बार बार रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से जो साउंड आपको ओवरऑल जो इफेक्ट आपके कानों में जा रहा है उसको बेटा रिवर्बरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, सीलिंग, अदर सर्फेसेज इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट इन द डिजाइनिंग ऑफ कंसर्ट हॉल्स एंड थिएटर्स। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी कंसर्ट हॉल में, थिएटर्स में, वहां पर इस तरह की चीजें जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ऑब्जर्वेशन में आती है, क्योंकि वहां पर एक ओवरऑल एक जो साउंड इफेक्ट जो हमें क्रिएट करना है ना, डॉल्बी साउंड आप बोलते हो, एक प्रॉपर 4K साउंड वहां पर जो आपको सुनाई पड़ता है वो इन्हीं सब चीजों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से इतना बढ़िया साउंड वहां पर, इतना धमाकेदार साउंड आपको वहां पर सुनाई पड़ रहा होता है। क्लियर? अब इसके बाद बेटा अगली चीज हमारी क्या है, वाइब्रेशन के टाइप्स। वाइब्रेशन बेसिकली 3 तरीके का होता है, नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन का सिंपल सा मतलब है अगर किसी भी बॉडी को एक बार प्लग करके छोड़ दिया जाए और वो वाइब्रेट हो रहा है तो ये इसका अपना नेचुरल वाइब्रेशन होता है। नेचुरल वाइब्रेशन में हम लोग मान के चलते हैं कि भाई उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, एनर्जी का लॉस हम यहां पर नहीं मान के चलते हैं नेचुरल वाइब्रेशन के केस में, ठीक है। बट अगर आप बात करो कि भैया ओरिजिनल केस में देखो बेटा तो नेचुरल वाइब्रेशन बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होता ही होता है। तो जरा पढ़िए क्या लिखा है। अ बॉडी क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड व्हेन डिस्टर्ब्ड स्लाइटली फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। द वाइब्रेशन सो प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशन। यानी ऐसा वाइब्रेशन जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार हमने बॉडी को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, अब भैया वो अपने आप वाइब्रेट कर रही है। इस तरह के वाइब्रेशन को बेटा नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को नेचुरली एक बार वाइब्रेट करा दिया, अब आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ बेटा रेजिस्टिव टाइप के फोर्सेस नेचर में प्रेजेंट होते ही हैं। एयर का फ्रिक्शन हो सकता है, ग्राउंड का फ्रिक्शन हो सकता है, कोई भी इस तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी इस तरीके का रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट हो सकता है जो उस सिस्टम की एनर्जी का कंटिन्यूअसली लॉस करा रहा होगा। तो ओवरऑल होता क्या है बेटा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करा के छोड़ देते हैं ना, ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, उसका जो एनर्जी है वो घटता जाता है, उसका एम्पलीट्यूड भी लगातार घटता जाता है। इस तरह के वाइब्रेशन को बेटा डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं, राइट। द पीरियोडिक वाइब्रेशन of a body of decreasing amplitude in the presence of a resistive force is called damped vibration. Damped vibration में 2 तरीके का फोर्स है। सबसे पहला एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी को वापस अपनी कंडीशन में लाने के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरा है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। इसके बाद तीसरे तरीके का वाइब्रेशन होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आपने एक बार नेचुरली वाइब्रेट करा दिया, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स पहले से प्रेजेंट है जो एनर्जी का लॉस करा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स और लगा देंगे जो लॉस हुई एनर्जी को कंपनसेट कर देगा। तो लॉस हुई एनर्जी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। जैसे मान लो आप वो सीसॉ वाला जो ये वाला जो झूला होता है, क्या बोलते हो, स्विंग, उस स्विंग वाले झूले पे आप किसी पार्क में झूलने गए हो, राइट। आपके पेरेंट्स ने भाई ऐसे यहां से ऐसे चेन लटकी होती है, यहां नीचे कुछ बैठने के लिए पटरा लगा होता है, उस पे मान लो आप बैठे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे पीछे खींचा और एक बार खींच के छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया अब आप वहां पे ऐसे 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 झूल रहे हो। लेकिन कुछ समय के बाद बेटा ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि अपने आप झूला जो है वो रुकने लगता है, उसका एम्पलीट्यूड घटने लगता है, एनर्जी वहां लॉस होने लगती है। अब पेरेंट्स इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वो पीछे से एक पीरियोडिक फोर्स, जब आप पीछे आओ वो हल्का सा धक्का दे देंगे, फिर जब आप यहां आओगे हल्का सा धक्का दे देंगे। यानी जितनी एनर्जी लॉस होने वाली है फ्रिक्शन या किसी भी कारण से, उस एनर्जी को हम कंपनसेट कर देंगे बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। इसी तरह के वाइब्रेशन को बेटा फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। और फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में हम फिर से एम्पलीट्यूड को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। यानी कि फोर्स्ड वाइब्रेशन इज एग्जैक्टली लाइक नेचुरल वाइब्रेशन,
बट यहां पर हमने एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रखा है ताकि सिस्टम की एनर्जी का जो भी लॉस हो वो एक्सटर्नल फोर्स हमारा कंपनसेट कर दे और जो एनर्जी थी वो एनर्जी उसकी कंटिन्यूअसली जो है बनी रहे। तो यहां पर तीन तरह के बेटा फोर्सेस होते हैं, आप पढ़ो, लिखा है देखो, पहला रीस्टोरिंग फोर्स जो कि पहले भी रिक्वायर्ड था, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एनर्जी लॉस करा रहा है, और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो कि उस एनर्जी का कंपनसेशन यहां पर कर रहा है, राइट। फिर बात आई सर रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ अ फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन में जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अगर एक्सटर्नल जो पीरियोडिक फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाए, बेटा अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो आपको भी पता है ना, बढ़िया दोस्ती हो जाती है। हम लोग भी कहते हैं भाई मेरी इससे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है इसलिए ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके का केस यहां पर भी होता है। जब कभी भी उस वाइब्रेटिंग बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से एग्जैक्टली मैच कर जाएगा तो वहां पर एनर्जी का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत मैक्सिमम हो जाएगा, एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह के प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को बेटा हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। और पढ़ो जरा, द बॉडी रेडली बिगिंस टू वाइब्रेट विद द इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, यानी कि रेजोनेंस के केस में जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड का लेना देना डायरेक्टली बेटा एनर्जी से होती है, यानी कि जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस अकर ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तभी बेटा वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है, अदरवाइज बेटा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा साउंड की मेनली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली होती है लाउडनेस। लाउडनेस का लेना देना बेटा साउंड की एनर्जी से होता है, साउंड की इंटेंसिटी से भी आप कह सकते हो। इसका लेना देना समझ लो साउंड की इंटेंसिटी से होता है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज पिच। पिच को हम लोग श्रिलनेस भी कह सकते हैं और पिच का लेना देना साउंड के फ्रीक्वेंसी से होता है। जितना ज्यादा साउंड का फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा पिच की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। फिर अगला है क्वालिटी, जिसको टिम्बर भी कहा जाता है। ये उस साउंड के ओवरऑल नेचर, उसके अपने वेव फॉर्म पर डिपेंड करता है। अभी आगे बताते हैं वेव फॉर्म क्या चीज है। देखो लाउडनेस, लाउडनेस का लेना देना सीधे सीधे साउंड की इंटेंसिटी से, साउंड की एनर्जी से, साउंड के एम्पलीट्यूड से होता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा बेटा लाउडनेस या एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। यहां पे देखो एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा है, यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड लाउडनेस भी उतना ही ज्यादा होता है या एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है। तो लाउडनेस जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा बेटा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतना ज्यादा होगा। लाउडनेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। आप किसी भी सोर्स से जितना दूर जाते जाओगे आपको लाउडनेस उतना ही कम फील होगा। यानी सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी मान लो शादी पार्टी में गए हैं, डीजे बज रहा, अगर डीजे के एकदम सामने खड़े हो तो लाउडनेस ज्यादा सुनाई पड़ता है। जैसे जैसे आप उस हॉल से एकदम बाहर की तरफ निकलते जाएंगे वो लाउडनेस जो होगा वो कम होता चला जाएगा, यानी कि आपको वहां पर जो एनर्जी फील होगी वो कंपैरेटिवली कम फील होगी। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। बेटा सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है लाउडनेस भी उतना ही ज्यादा हमें सुनाई पड़ता है। लाउडनेस डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लाउडनेस आपको उतना ज्यादा सुनाई पड़ेगा। अगला पॉइंट है लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेटिंग बॉडीज। अगर वहां पर कोई भी रेजोनेटिंग बॉडी है जो कि रेजोनेंस में अगर आ जाएगा, ठीक है, यानी सोर्स का और उस एक्सटर्नल बॉडी का अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गया तो बहुत ज्यादा लाउड साउंड आएगा, यानी कि लाउडनेस वहां पर रेजोनेंस में मैक्सिमम हो जाता है। फिर बात आई सर इंटेंसिटी क्या चीज है। इंटेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जितनी साउंड एनर्जी आ रही है बेटा उसी को हम लोग इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी साउंड, जो ऑर्डिनरी नॉर्मल साउंड जो होता है उसकी इंटेंसिटी 10 की पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वाइल मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर इज 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि नॉर्मल साउंड की इंटेंसिटी इतनी होती है और हम लोगों को मिनिमम इतनी इंटेंसिटी का साउंड सुनाई पड़ सकता है। इससे भी कम इंटेंसिटी होगी तो बेटा हमको सुनाई वो नहीं पड़ेगा। ग्रेटर द एनर्जी कैरिड बाय द साउंड वेव ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। यानी जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव इन द एयर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एंड डेंसिटी ऑफ द एयर। यानी इन तीनों चीजों पर इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। फिर यहां पे लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन बता रहे हैं कि लाउडनेस जो है वो k log ऑफ इंटेंसिटी के बराबर होता है। बेसिक फॉर्मूला है, अपने दिमाग में रखिए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है।
पिच और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? देखो यहां पर दिखा रहे हैं कि भाई 1 सेकंड में किसी एक सोर्स ने कितने वेव्स बनाए बेटा, 2 वेव्स बनाए, यहां पे टोटल 2 वेव्स बने हैं। यहां पे दिखा रहा है कि भैया उतने ही टाइम में 1 2 3 4 वेव्स बना रहा है। इसका मतलब बेटा इसमें नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड कितना है? 2 के बराबर। यहां पे नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड कितना है? 4 के बराबर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज हो गई। तो फ्रीक्वेंसी तो सीधे सीधे आप जानते हैं नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड होता है। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो साउंड उतना ही ज्यादा पतला होता है। जैसे फीमेल वॉइस, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस को अगर आप कभी कंपेयर करेंगे तो फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी यानी उनका जो पिच होता है वो ज्यादा होता है, उसका जो श्रिलनेस होता है वो ज्यादा होता है। अगली चीज हमारे पास आ गई है भाई क्वालिटी या फिर टिम्बर। ठीक है, क्वालिटी या फिर टिम्बर वो प्रॉपर्टी होती है साउंड की जिसकी थ्रू आप सोनू निगम की साउंड और अरिजीत सिंह के साउंड को डिफरेंशिएट कर पाते हो। उन दोनों की आवाज में जो डिफरेंस है ना वो उनकी क्वालिटी पर डिफरेंस है, वो उनके साउंड वेव फॉर्म का डिफरेंस होता है। अगर मैं सोनू निगम और अरिजीत सिंह दोनों को सेम लाउडनेस पर सेम फ्रीक्वेंसी को भी गाने के लिए बोल दिया जाए, उसके बावजूद आप कान में ईयरफोन लगाते ही बता देंगे कि सर ये सोनू निगम की आवाज है और ये अरिजीत सिंह की आवाज है। दोनों की आवाज में सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो द क्वालिटी ऑफ द साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विशेस टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। दो साउंड जिसका लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, ऐसे दो साउंड्स को डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है? क्वालिटी, जिसको हम टिम्बर भी कहते हैं, जो कि वेव फॉर्म पर डिपेंड करता है। ये वेव फॉर्म वाली ये जो चीजें हैं इसको साउंड इंजीनियरिंग में लोग पढ़ते हैं, जो साउंड के ऊपर ओवरऑल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। फिर बात आई सर म्यूजिक क्या है और नॉइज क्या है। देखो म्यूजिक वो है जो आवाज सुनने में अच्छी लगे, जो प्लीजेंट हो। नॉइज वो होता है जो सुनने में अच्छा ना लगे, जो कानों को चुभ रहा है वो नॉइज है, और जो सुनने में अच्छा लग रहा है उसको म्यूजिक कहा जाता है। म्यूजिक क्या है? सीधी सी बात है, म्यूजिक इज अ प्लीजेंट कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशंस। फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वायलिन, पियानो, फ्लूट, ट्यूनिंग फॉर्क एक्सेट्रा आर द म्यूजिकल साउंड। Their sound level is usually between 10 dB to 30 dB, यानी कि जो म्यूजिकल साउंड होता है वो 10 dB से 30 dB के बीच में होता है। नॉइज क्या है? द साउंड अदर देन म्यूजिकल साउंड आर कॉल्ड नॉइज। ठीक है, ऐसा साउंड जो म्यूजिकल नहीं है, जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, जो प्लीजेंट नहीं है, वो सब नॉइज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इट इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इररेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंसेस एंड इज यूजुअली डिसकंटिन्यूअस साउंड। यानी कि ये कैसा था बेटा? ये रेगुलर, पीरियोडिक, कंटिन्यूअस साउंड था, कंटिन्यूअस था। ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। और यहां पर इररेगुलर साउंड होगा जबकि इसमें रेगुलर साउंड रहा होगा। इट इज डिस्कॉर्डेंट एंड अनप्लीजेंट टू द ईयर्स, यानी कि ये हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन ऑन अ टिन शेड इज अ नॉइज यूजुअली ऑल द साउंड लेवल अबव 120 dB। बेटा 120 dB के ऊपर का जितना भी साउंड होता है वो सब अनप्लीजेंट है। ठीक है, 10 से 30 dB के बीच में है। dB मतलब डेसीबेल, dB मतलब डेसीबेल। साउंड की इंटेंसिटी जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसका यूनिट होता है dB, डेसीबेल, राइट। तो अगर साउंड की इंटेंसिटी आपकी 10 से 30 के बीच में है तो ठीक है, प्लीजेंट साउंड है। लेकिन 120 dB से अगर वो ज्यादा है तो बेटा अनप्लीजेंट हो जाता है, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी ज्यादा थी, इस चैप्टर में यही इतनी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपका क्विकली रिवाइज हो गया है लगभग 28 मिनट के अंदर में, राइट। और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के पहले भी जब चाहो तब इस लेक्चर से आप अपने पूरे चैप्टर को डिटेल में रिवाइज कर सकते हो। मैंने हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझाया है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना ये सेशन बेटा आप सभी को कैसा लगा।